सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब तक हमने 3 टॉपिक आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ ही लिया होगा। आज का हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का, परावर्तन एवं अपवर्तन का। तो उसमें मैंने प्रतिबिंब आपको समझा ही दिए, प्रतिबिंब का बनना, और ये जो हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको यूवी ऐप में संबंध कराए। और उसके बाद में आज हमारा जो चैप्टर के अनुसार कुछ हेडिंगें हैं, जिसमें देखिएगा पहली हेडिंग है हमारी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन तो इसमें है, तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या है। तो इसके लिए पहले मैं आपको सूत्र से समझाऊं। रेखीय आवर्धन को हम m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है h डैश बटे h। क्या होता है? h डैश बटे h, जिसमें ये ऊपर वाली h डैश है, ये तो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई कह दीजिए या लंबाई कह दीजिए, बटे ये है बिंब या कहिए वस्तु की ऊंचाई। तो यहां देखिए इसी से परिभाषा हमारी हो जाती है, किसी बिंब का बना प्रतिबिंब और उस बिंब के अनुपात को, या कहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, बट्टे को क्या कहते हैं? हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गई होगी परिभाषा इसकी। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं और इसका मात्रक कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये भी ऊंचाई मान लो सेमी में है और ये भी ऊंचाई सेमी में, सेमी से सेमी कट जाएगी। यदि मीटर होगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका कुछ मात्रक नहीं बचा। एक और परिभाषा हम ले लेते हैं, m बराबर दर्पण संबंधी है तो -v बटे u, और अगर लेंस से जुड़ी हुई बता रहे हैं तो यहाँ माइनस नहीं आता है लेंसों के लिए। तो ये v क्या होती है? ये होती है हमारी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, या दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बटे u होती है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। तो हम ये भी परिभाषा में कह सकते हैं, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और उस वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी दोनों से। तो यहां है हमारी किसी बिंब के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। ये m हो गई, ये हमारा सूत्र हो गया। और ये दूसरी परिभाषा इससे भी बना सकते हैं। तो इसे मैं समीकरण 1 बना दूं, इसे 2 बना दूं, तो यहां ले लेंगे हम समीकरण 1 व 2 से।
तो ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी। तो h डैश बट्टे h बराबर माइनस v बट्टे u। एक नया सूत्र ये भी बन के आया। हम इनको भी अलग अलग करके लगा सकते हैं। आवर्धन पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसको लगा देंगे या इसको लगा देंगे, जो भी मान होंगे। और यदि इनमें से कुछ दे करके इनको पूछ रहा है या इनमें से दे करके इनको पूछ रहा है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये रेखीय आवर्धन समझ में आ गया होगा सभी की में। अब हमारी अगली हेडिंग है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है हमारी। तो चिन्ह परिपाटी में हम बताएंगे, एक तो होती हमारी एच का होता है एच डैश। एच होती वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, और इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, और ये वक्रता त्रिज्या। इतनी ये मापे हैं जिनको हम ये दर्शाते हैं दर्पणों के माध्यम से कि ये ऋणात्मक हैं अथवा धनात्मक हैं। ऋणात्मक और धनात्मक से हमें ये पता चलता है, यदि वस्तु की लंबाई आपको बता रहे हैं या ऊंचाई बता रहे हैं तो वह धनात्मक होगी, तो सीधा प्रतिबिंब होगा उसका, या वस्तु सीधी होगी। और यदि ऋणात्मक होगी तो चाहे वो वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वे उल्टे होंगे यदि इनके मान ऋणात्मक हुए तो। और यदि ऐसे ही वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी यदि आपकी ऋणात्मक है तो दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। और उधर पीछे की तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यानी जो फोकस दूरी प्लस की है तो प्रतिबिंब उधर ही बनेगा फोकस दूरी की ओर। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है। कौन सा है ये? अवतल दर्पण। तो यहां से चित्र से समझेंगे, तो जो भी ऊंचाइयां हमारी चाहे दर्पण के सामने हो चाहे दर्पण के पीछे हो, यदि ये ऊपर की तरफ है तो धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक। ये एच है हमारी, चाहे इधर एच कर दो इधर एच डैश कर दो, चाहे एच डैश हो या एच हो, इधर भी हो सकती है या एच हो। तो एच हो चाहे एच डैश हो, यदि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो धनात्मक होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि इनकी ऊंचाई प्लस की आई तो ये प्रतिबिंब सीधा बनाएंगी, वस्तु भी सीधी रखी है। और यदि नीचे की तरफ है, चाहे दर्पण के आगे हो चाहे दर्पण के पीछे हो, तो ये सभी ऋणात्मक होंगी, एच डैश, और ये भी ऋणात्मक होंगी, एच डैश। तो दोनों ही तरफ उल्टा होगा तो ऋणात्मक होगा, ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होगा तो सीधा होगा। तो ये तो रही हमारी बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाइयां। समझ में आ गई होंगी। यानी बिंब कहते हैं एच को, प्रतिबिंब कहते हैं एच डैश। इनकी ऊंचाइयां हैं ये। तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक होती हैं। इसी का दूसरा चित्र में इनकी दूरियों को समझा दूं। ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण ही है, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो जो भी हमारी दूरी, वैसे अवतल में तो इधर ही एफ होती है, इधर ही सी होती है और इधर ही अनंत होता है, वस्तु इधर ही रखी जाती है। तो जो भी दूरियां दर्पण से इसी तरफ होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के सामने कह दीजिए, इधर दर्पण के सामने, तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं।
और दर्पण के पीछे होती हैं वो दूरियां धनात्मक होती हैं। ये दर्पण के कहाँ है? पीछे। तो इधर जो भी बने हमारा प्रतिबिंब बने, चाहे वैसे अभी अवतल दर्पण की बात है तो यही है ये। उत्तल में ये यू भी एफ इधर, ये यू तो इधर ही होता है वक्रता केंद्र, और ये एफ पीछे पहुंच जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो जो दूरी दर्पण के सामने होती है वो ऋणात्मक होती हैं और दर्पण के पीछे होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ये आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। और उत्तल दर्पण में मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, जैसे इधर ये दर्पण है और इधर ये इस पर कलई हो गई, तो यहां भी तो देखो इसकी फोकस दूरी इधर ही, ये फोकस बिंदु इधर है तो फोकस दूरी इधर ही होगी। वक्रता केंद्र इधर है तो इधर ही वक्रता त्रिज्या होगी। वस्तु की दूरी यू इधर होती है, यू आपकी इसी साइड में है, तो ये ऋणात्मक रहेगी और इधर कैसी हो जाएगी? धनात्मक रहेगी। और मुख्य वो अब मैंने हाइट तो बताई दी, ये तो चाहे कहीं भी हो, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। समझ में आ गई होंगी। और दूरियां इधर प्लस और इधर माइनस। तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई वाली वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाइयां धनात्मक होती हैं और नीचे वाली ऋणात्मक होती हैं। ऐसे ही दर्पण के जो वस्तु रखी है, चाहे प्रतिबिंब रखा है, चाहे फोकस दूरी है, ये सभी प्रतिबिंब के सामने ऋणात्मक होती हैं, और सॉरी दर्पण के सामने ऋणात्मक होती हैं और दर्पण के पीछे धनात्मक होती हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपकी। मैं इसके बाद मैं ये जो हमारे दर्पण हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अब आप देखिए लेंस द्वारा जो अपवर्तन क्रिया है वो क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी। अभी तक हमारा परावर्तन सिस्टम चल रहा था, अब है हमारा अपवर्तन सिस्टम। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझेंगे ध्यान से। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में, जैसे मान लीजिए ये मैंने समतल लेंस ले लिया, कांच ले लिया। अब इसकी ये पृष्ठ की सतह पर हमारा अभिलंब होता है, तो ये आपतित किरण हो रही है इस पृष्ठ पर। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और यहां से ये टकराकर इधर सीधी न जाकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और ये हमारा मान लीजिए माध्यम है, और ये क्या है? अभिलंब। और यहां अविलंब के साथ और आपतित किरण के साथ कोण होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और इधर अपवर्तित किरण और अविलंब के साथ ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। समझ में आ गए होंगे सभी।
और इसमें वैसे इधर सघन माध्यम विरल माध्यम ले लेते हैं, तो यहाँ हम एक माध्यम से दूसरे, ये फर्स्ट माध्यम इधर हो गया, और वैसे मैंने माध्यम इसको लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेंस लिख सकते हो आप। तो देखिए मैं, जैसे कोई आपतित किरण किसी माध्यम से गुजरती है, परावर्तित नहीं होती, गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या कहिए, जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप देखिए, अविलंब की ओर मुड़ना ये अलग हो गया कि डायरेक्ट अविलंब की ओर मुड़े, क्योंकि यहां जब इस कोण को बढ़ाया जाता है तो ये इधर भी जा सकती है। तो यहाँ अविलंब की ओर मुड़ना, तो क्योंकि क्रांतिक कोण हमारा तभी बनता है, क्रांतिक कोण आप आगे मैं समझाऊंगा, क्रांतिक कोण तब बनता है जब इस कोण को मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो एक स्थिति ऐसी जाती है कि अपवर्तित किरण इस तल के समांतर हो जाती है। तो अब बताइए, यहां से यदि ये अविलंब की ओर ही आए तो इधर यहां तल के समांतर कैसे निकल गई? तो इस वजह से जो भी कह रहा है प्रश्न, वो कह रहा है आप इसे कह दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा कि कोई आपतित किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई होगी? तो यहां मैं लिख दूं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई होगी? अब इसके नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के नियम थे, ऐसे ही इसके भी दो नियम हैं। परावर्तन के भी दो नियम थे। पहला नियम तो सेम है बिल्कुल, उसमें क्या है कि आपतित किरण और उसमें परावर्तित किरण थी। अब इसमें परावर्तित किरण नहीं है तो क्या है, अब ये अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब एक ही तल से होकर गुजरते हैं, या एक ही माध्यम से होकर गुजरते हैं, या कहिए किसी माध्यम के एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल के बिंदु से होकर गुजरते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम, तो यहां कौन कौन सी किरण मिल रही है? पहले नियम में आपतित किरण, कौमा अपवर्तित किरण व अविलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, गुजरते हैं। समझ में आ गया होगा पहला नियम। अब अगला नंबर दूसरा देख लीजिए, यहां दिखाई दे रहा है। तो दूसरा नंबर ये क्या है हमारा? आपतन कोण, और इधर अपवर्तन कोण। देखिए सरल है, आपतित किरण के संग आपतन कोण,
अपवर्तित किरण के संग अपवर्तन कोण, और एक परावर्तन की क्रिया में परावर्तित किरण के संग परावर्तन कोण, तो इस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ जो आपतित किरण और अविलंब के साथ बन रहा है उसे आपतन कोण। तो आपतन कोण की आपतन कोण आई की ज्या, ज्या बोलते हैं साइन से, साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन, ये अपवर्तन कोण आर है, का अनुपात नियत रहता है। हमारा एन बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। तो ये जो हमारा यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी ये हमारा स्नेल ने नियम बनाया था आपतन कोण और अपवर्तन कोण के लिए। तो इसके दो सूत्र हैं, सॉरी दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण अविलंब तीनों एक ही तल से होकर गुजरते हैं, और दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। तो ये हमारे अपवर्तन की क्रिया और अपवर्तन की क्रिया के नियम हैं दोनों। इसके बाद अपवर्तनांक है, यहाँ पर एन अपवर्तनांक कह सकते हैं, स्थिरांक बोलते हैं इसे। तो अब कांच के लिए या लेंस के लिए देखेंगे अपवर्तनांक का सूत्र। तो अपवर्तनांक या कहिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, तो इसका सूत्र होता है हमारा एन बराबर सी बटे वी। क्या होता है एन बराबर सी बटे वी? एन होती हमारी निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे ये v है हमारी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक की परिभाषा सुने, किसी प्रकाश की निर्वात में चाल और किसी माध्यम में चाल के अनुपात को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आ गई होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। अब इसमें लेंस है, तो लेंस आपके वैसे वहीं से समझ में आ गए, दर्पण और ये इधर लेंस हैं। तो इसमें क्या है लेंस में सुने सभी, तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमारे दर्पण है वही पहले लेंस थे, उसके बाद वो दर्पण में बदल गए। तो देखिए जैसे कांच का, ये कांच होता है, कांच का दो, या कांच भले मत कीजिए कहिए, तो दो पारदर्शी, कैसे पारदर्शी पृष्ठों
से बनी आकृति को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? या कांच की दो पारदर्शी पृष्ठों से बनी आकृति को लेंस कहते हैं। इसमें आपका देखो समतल है और गोलीय है, इसमें भी वही है। गोलीय में पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो देखिए समतल लेंस जिसकी दोनों सतह समतल होती हैं या जो दोनों पृष्ठ समतल होते हैं उसे समतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या है? जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे हम द्विउत्तल लेंस भी कह देते हैं। कौन सा? द्विउत्तल लेंस, क्योंकि इसकी दोनों ही सतह उत्तल है। द्विउत्तल लेंस इसे ही कहते हैं और इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे ही इसे द्विअवतल लेंस कहते हैं। तो समझ में आ गए होंगे। तो आज हम आपको इन परिभाषाओं को यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद में लेंसों में भी चिन्ह परपाटी आप समझ लीजिएगा। जो बचा होगा अगले टॉपिक में मैं क्लियर करा दूंगा सभी को। तो सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देते रहिए और प्रत्येक वीडियो जो भी आपके सामने अपलोड की जा रही है सभी को विशेष रूप से पढ़ते रहिए। आपका कोई भी प्रश्न विज्ञान से रहेगा नहीं। मैं प्रत्येक प्रश्न को खोज कर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जो नए हैं चैनल पर, और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो अपने सभी मित्रों को साथियों को शेयर कर दिया करें। और आपको ये जो मैंने शिक्षा का प्रकल्प लिया है सभी को जब तक हो सकेगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपके लिए। तो ये शिक्षा आपकी समझ में आ रही है तो सभी विद्यार्थी इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट किया करें जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।